हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अनावृत्त बीजी व आवृत्त बीजी पादपों के बारे में। हम पादप जगत के वर्गीकरण में देख चुके हैं कि पादप जगत को 3 प्रभाग में बांटा गया था, जिसमें से हमने शैवाल और ब्रायोफाइटा का अध्ययन कर लिया था। तीसरा प्रभाग जो है वो ट्रैकियोफाइटा है। ट्रैकियोफाइटा को फिर से 3 उप प्रभाग में बांटा गया था, जिसमें से टेरिडोफाइटा का अध्ययन हमने कर लिया। अगला है अनावृत्त बीजी व आवृत्त बीजी। दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन देखिएगा अंतर है। अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्मी को कहा जाता है और आवृत्त बीजी जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्मी के बारे में। जिम्नोस्पर्मी जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनता है, लेकिन बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। अर्थात बीज जो होता है वह फल से ढका हुआ नहीं होता है। कॉमनली आप क्या देखते हैं, कोई भी फल आपने खाया है तो उस फल में आप देखना उसके अंदर में आपको बीज मिल जाता है। तो फल के अंदर बीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीज होता है उसके चारों तरफ फल का आवरण नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी जो होते हैं इनमें बीजांड बनता है, इसीलिए इनमें बीज का निर्माण होता है, परंतु इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनमें फल का विकास नहीं होता है। ये अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्मी जो होते हैं इनके और विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे इनमें संवहन अंग पाया जाता है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के रूप में। इनमें जो कैम्बियम उपस्थित होता है इसके कारण ही ये जिम्नोस्पर्मी पादप जो होते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, अर्थात इनके तने जो होते हैं वह मोटे हो जाते हैं और काष्ठ का निर्माण करते हैं। ये जो अनावृत्त बीजी होते हैं इनमें ये काष्ठीय पौधे होते हैं, जिनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है स्पष्ट रूप से। ये वृक्ष या झाड़ी के रूप में ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं और ये कम जल वाले क्षेत्र पर पाए जाते हैं। जितने भी अनावृत्त बीजी होते हैं इनमें जो संवहन अंग उपस्थित होता है, इनमें जो जाइलम होता है इस जाइलम में वाहिका नहीं पाई जाती है और फ्लोएम जो होता है उसमें सहकोशिका अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्मी पौधे जो होते हैं इनके प्रजनन अंग जो होते हैं वे एक लिंगी शंकु के रूप में पाए जाते हैं। किसी किसी में ये उभय लिंगी भी होते हैं और बहुधा ये एक लिंगी पौधे होते हैं। नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। नर पौधे में नर प्रजनन अंग का विकास होता है, मादा पौधे में मादा प्रजनन अंग का विकास होता है। इसके नर प्रजनन अंग को कहा जाता है लघु बीजाणु पर्ण या इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसके अंदर बनते हैं पराग कण। ये पराग कण जो होते हैं वे नर युग्मक होते हैं। इनका मादा प्रजनन अंग जो होता है वो कहलाता है गुरु बीजाणु पर्ण और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है मेगास्पोरोफिल्स। और इनमें बनते हैं गुरु बीजाणु पर्ण जो होते हैं इनमें बनते हैं बीजांड, जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्मी होते हैं अनावृत्त बीजी जो पौधे होते हैं इनमें दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है और इनके सदस्य जो होते हैं वे बहुभ्रूणता का प्रदर्शन करते हैं। इनका मुख्य पौधा जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है और इन पर इनका गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था जो होता है वो आश्रित रूप में पाया जाता है, कम समय में प्रभावी रूप में। तो इनमें द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। उप प्रभाग अनावृत्त बीजी को अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग भागों में बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। चोपड़ा तथा वर्मा के अनुसार अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्मी को निम्न प्रभागों में बांटा गया है। पहला है टेरिडोस्पर्मोफाइटा। इसमें जीवाश्मीय पौधे और छोटे आकार वाले जिम्नोस्पर्मी पौधे जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइजिनोप्टेरिस। दूसरा साइकेडोफाइटा, ये लंबे संरचना वाले पादप होते हैं और इनमें भी जो प्रजनन अंग होते हैं वो शंकु के रूप में पाए जाते हैं।
इसका उदाहरण है साइकस। अगला है जिंगोफाइटा। जिंगोफाइटा में भी दोनों तरह के पौधे उपस्थित होते हैं, जो वर्तमान में पाए जाते हैं ऐसे पौधे भी, और जो कभी पाए जाते थे जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं ऐसे पौधे जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जिंगोफाइटा का एग्जाम्पल है जिंगो बाइलोबा। कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो लंबी और पतली पतली सुई के समान होती है, और इनका एग्जाम्पल है पाइनस। नीटोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे जो होते हैं इनमें जाइलम जो होता है इनमें वाहिका पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है नीटम। अगला उप प्रभाग है आवृत्त बीजीय एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। इसमें फल होता है और फल के भीतर बीज का विकास होता है। इस प्रकार से इन पौधों में अंडाशय उपस्थित होता है जो विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जिन बीज के चारों तरफ फल का आवरण पाया जाता है ऐसे सारे पौधे जो होते हैं वे आवृत्त बीजी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं इनके और अन्य विशिष्ट लक्षण होते हैं। इनके विशिष्ट लक्षणों में से इनका मुख्य शरीर जो होता है वह स्पष्ट रूप से जड़ में, तना में व पत्ती में विभेदित रहता है। ये अनावृत्त बीजी की तुलना में आवृत्त बीजी जो होते हैं वे सुविकसित होते हैं, और इनमें जो जाइलम फ्लोएम होता है वह सभी अवयवों से युक्त होता है। मतलब सभी अवयवों से युक्त। एक्चुअल में जाइलम में जितने भी अवयव होते हैं 4 प्रकार के घटक से मिलकर बना है जाइलम, और फ्लोएम जो होता है वो भी 4 प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है। तो इनके जाइलम में वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, ये चारों घटक उपस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनका फ्लोएम जो होता है इसमें भी चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु, ये चारों घटक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। साथ ही इनमें पाया जाता है कैम्बियम भी। तो कैम्बियम जो है उपस्थित भी होते हैं, अनुपस्थित भी होते हैं। ये जो आवृत्त बीजी जो होते हैं इनमें कायिक प्रजनन भी उपस्थित होता है। इनके कायिक अंगों के द्वारा ये कायिक प्रजनन की क्रिया कर लेते हैं। इनमें कायिक प्रजनन में जड़ जो होते हैं या तना जो होते हैं या पत्ती जो होती है या फिर इनमें पाई जाती है प्रकलिका, तो इनके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, कायिक प्रजनन कर लेते हैं और अपने ही समान जीव को उत्पन्न कर लेते हैं। आवृत्त बीजी पौधों का लैंगिक अंग जो होता है वह होता है पुष्प के रूप में। इसमें बीजाणु पर्ण नहीं होते हैं, इनमें पुष्प का विकास होता है जो इनका लैंगिक अंग बनाते हैं। और पुष्प में स्त्री केसर जो होते हैं वह मादा प्रजनन अंग के रूप में होते हैं, और पुंग केसर जो होते हैं वह नर प्रजनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। एक एक इकाई जो होती है वह स्त्री केसर और पुंकेसर के नाम से जानी जाती है, और पूरे जो जितने भी स्त्री केसर हैं मिलकर के संयुक्त रूप से जायांग कहलाते हैं, और जितने पुंकेसर हैं ये संयुक्त रूप से पुमंग कहलाते हैं। इनमें स्त्री केसर जो होता है वहां पर बनते हैं, उसमें पाए जाते हैं अंडाशय, और अंडाशय के भीतर पाए जाते हैं बीजांड। ये निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होते हैं वो फल में परिवर्तित होते हैं, और बीजांड जो होता है वह बीज में परिवर्तित होता है, और इस बीजांड के अंदर पाए जाते हैं भ्रूण कोश जो कि भ्रूण में परिवर्तित होता है। आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं उसका पुंकेसर जो होता है उसमें मुख्य अंग होता है परागकोश, जहाँ की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से परागकणों का निर्माण करती है। ये परागकण नर युग्मक होते हैं जो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, बीजांड तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए इनको परागण की आवश्यकता होती है। परागण की क्रिया जो होती है या तो यह जल के द्वारा होती है
या फिर वायु के द्वारा होती है या किसी अन्य जीव जंतुओं के द्वारा होती है। आवृत्तबीजी पौधों में विशेष प्रकार का निषेचन होता है जिसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। और इनका जो दोहरा निषेचन जो होता है, इसमें 2 मादा युग्मक और 2 नर युग्मक जो होते हैं आपस में संयुग्मित होते हैं। एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये वाला मिल करके बनाते हैं, विकसित होकर के युग्मनज और भ्रूण का विकास करते हैं। इसको कहा जाता है शक्ति निषेचन। दूसरा, नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो मिलते हैं तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जो कहलाता है त्रिक संलयन। और यह त्रिगुणित संरचना जो होती है वह बनाती है एक और संरचना जो कहलाती है भ्रूण पोष। तो इस प्रकार से इनमें दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन जो होता है यह आवृत्तबीजी पौधों की विशेषता होती है। चलिए अब एक आवृत्तबीजी पादप में उसका एक जीवन चक्र जो होता है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एक आवृत्तबीजी का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। तो एक आवृत्तबीजी पौधा जो होता है, इनका मुख्य पौधा जो होता है वह बीजाणुद्भिद होता है और बीजाणुद्भिद पौधा जो होता है वह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है इस प्रकार से। और यह बीजाणुद्भिद है इसलिए यह कैसा होगा, द्विगुणित संरचना होगी। यह कायिक भाग है बीजाणुद्भिद, टूएन के रूप में। जब ये कायिक प्रावस्था से पूरी तरह से इनका प्रवर्धन हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब इनमें पुष्प का विकास होता है। और इनमें जो पुष्प खिलते हैं, अगर उनके पुष्प का हम अध्ययन करें तो इनमें जो पुष्प खिलते हैं उनमें 4 चक्र उपस्थित होते हैं। बाह्य दल, उसके बाद में जो रंगीन भाग होते हैं वो कहलाते हैं इसमें दल, उसमें होते हैं पुंकेसर इस प्रकार से, और इनमें पाए जाते हैं स्त्री केसर। तो एक पुष्प जो होता है वह इस प्रकार से 4 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है और यह होता है एक आवृत्तबीजी पौधे का लैंगिक अंग। इनमें जो स्त्री केसर होता है वह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना हुआ होता है। नीचे का फूला हुआ भाग जो होता है ये कहलाता है इनमें अंडाशय। उसके ऊपर एक नलिकाकार संरचना होती है जो कहलाती है वर्तिका और उसके ऊपर में पाए जाते हैं वर्तिकाग्र। इसके अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। इसी बीजांड के अंदर होती है मादा युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की प्रक्रिया होती है। पुंकेसर जो होता है वह मुख्य शरीर बनाता है जो कहलाता है इनमें पराग कोश। और ये पराग कोश जो होता है, यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करती है तो बहुत सारे अगुणित संरचनाओं का निर्माण करती है। ये कहलाते हैं पराग कण। पराग कण जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। बीजांड के अंदर उपस्थित होती है मादा युग्मक अंडकोशिका के रूप में। अब इनमें होता है एक प्रक्रिया जो कहलाता है परागण की प्रक्रिया और इस परागण की प्रक्रिया के द्वारा ये जो जितने भी नर युग्मक होते हैं पराग कण के रूप में ये पहुंचते हैं वर्तिकाग्र तक। ये क्रिया होती है परागण और उसके पश्चात में होता है निषेचन की प्रक्रिया। जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं इन दोनों की आपस में संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं इनमें जो संयुग्मन होता है यह प्रक्रिया होती है भ्रूण कोश के अंदर। तो भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका होती है, वास्तव में ये अंड कोशिका जो होती है इससे एक नर युग्मक जो होता है वो आकर के मिलता है। तो ये हो गया क्या, सत्य निषेचन। पहले से ही भ्रूण कोश के अंदर 2 अगुणित कोशिकाएं उपस्थित होती है और इन दोनों अगुणित कोशिका के साथ ही एक और नर युग्मक जो होता है वो आकर के संलयित हो जाता है। तो इस संलयन से 3 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इसीलिए ये कहलाया त्रिक संलयन। तो इस प्रकार से हो गया इनमें क्या, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। निषेचन के पश्चात ये भ्रूण का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनता है, एक द्विगुणित संरचना बनती है और द्विगुणित संरचना युग्मनज के रूप में होती है। ये युग्मनज जो होता है वह फिर से विकसित होता है। तो विकसित होकर के ये बनाता है क्या, भ्रूण
इस प्रकार से जो आवृत्त बीजी पौधा जो होता है इनका भ्रूण जो होगा वो इस प्रकार से होता है। भ्रूण की कोशिकाएं जो होती हैं यह बटी हुई होती है। इनमें भ्रूण में ही पाए जाते हैं प्रांकुर भाग और पाए जाते हैं मूलांकुर भाग, और ये प्रांकुर और मूलांकुर जो होते हैं इन्हीं में अंकुरण की प्रक्रिया होती है। ये भ्रूण जो होता है वह उपस्थित होता है एक बीज के अंदर, और बीज जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं फल के साथ में। एक फल से ये कैसे रहेंगे, इस प्रकार से ढके हुए होते हैं। यह बीज जो होता है जब परिपक्व होता है, भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो बीज जो होता है वो भी परिपक्व हो जाता है। जब बीज परिपक्व हो जाता है तो यह कैसा होगा, फिर मृदा में गिरता है। मृदा में गिरता है तो यह फिर से यह बीज जो होगा वह अंकुरण करेगा। अंकुरण करके यह एक कायिक अवस्था का निर्माण करेगा। बीज के अंकुरण से एक कायिक अवस्था बनती है जो कहलाएगी फिर से बीजाणुद्भिद अवस्था। तो इस प्रकार से एक आवृत्त बीजी पौधा जो होता है उसका जीवन चक्र जो होता है वह कंप्लीट होता है, पूरा होता है। इनमें भी द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, अर्थात इनका जो लंबे समय तक प्रभावी शारीरिक अवस्था जो होती है वह होती है द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद के रूप में, और अगुणित अवस्था जो होती है वो कुछ समय के लिए ही इनमें पाई जाती है पुष्प के रूप में। आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक जो होता है वह कहलाता है एक बीजपत्री, और एक होता है वह कहलाता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जो होते हैं इनमें जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें एक बीजपत्र उपस्थित होता है, और द्विबीजपत्री जो होते हैं उसमें दो बीज जो होते हैं वह दो बीजपत्र जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से बीजपत्र की उपस्थिति के आधार पर इनका नाम है। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें, या इनको रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं मूसला जड़ तंत्र। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां जो होती हैं वे कहलाती हैं समद्विपार्श्विक पत्तियां, अर्थात इनमें ऊपरी व निचली सतह दोनों पर रंध्र उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां जो होती हैं वे कहलाती हैं पृष्ठाधारी, अर्थात इनके केवल निचली सतह पर ही रंध्र उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री पौधे का तना जो होता है वह अशाखित होता है, ज्यादा शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता है, और अकाष्ठीय भी होता है, अर्थात ये लकड़ी के रूप में निर्मित नहीं होता है। जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनके तने जो होते हैं वो बहुधा शाखित होते हैं और ये लकड़ी का निर्माण करते हैं, काष्ठीय प्रकृति के होते हैं। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इसके बहुत सारे सदस्य जो होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं, कुछ को ही अगर छोड़ दें तो लगभग मोस्टली सदस्य जो होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं, और कुछ सदस्य जो होंगे वह द्विवर्षीय होते हैं, और कुछ ही सदस्य जो होते हैं गिने चुने जो बहुवर्षीय होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें भी तीनों प्रकार के पौधे जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। एक वर्षीय पौधे होते हैं, द्विवर्षीय भी होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनके पुष्प जो होते हैं वह बहुधा त्रितयी होते हैं, अर्थात पुष्प के जो चक्र होते हैं, पुष्पीय चक्र जो होते हैं वो प्रायः 3 की संख्या में उपस्थित होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें पुष्प जो होते हैं वो चतुर्तयी हो सकते हैं या फिर पंचतयी हो सकते हैं। पंचतयी होते हैं बहुधा ये। एक बीजपत्री पौधे में कैम्बियम जो होता है वह नहीं पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इसमें कैम्बियम पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें और द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें इनकी जो आंतरिक संरचनाएं जो होती हैं उनमें भी बहुत सारे अंतर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक बीजपत्री का उदाहरण यदि हम देखें तो धान का पौधा एक बीजपत्री है, गेहूं का पौधा और मक्का, इसी प्रकार से जो अनाज वाले पौधे होते हैं, और इसके साथ साथ बांस जो होते हैं
ये भी एक बीजपत्री पौधे में शामिल होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं जैसे आम है या सूर्यमुखी है या चना है, इस प्रकार से ये पौधे जो होते हैं वह द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखें तो आवृत्तिबीजी पादप जो होते हैं इनसे हमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। जितने भी फल हम प्राप्त करते हैं वो आवृत्तिबीजी पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अनाज जो होता है या दाल जो होती हैं या मसाले जो होते हैं या पेय पदार्थ जो प्राप्त किया जाता है वो सारे के सारे पौधे जो होते हैं वे आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं। इसके साथ ही साथ जो इमारती लकड़ियां जो होती हैं, जो औषधियां होती हैं, वो भी हमें आवृत्तिबीजी पादपों से ही प्राप्त होते हैं।